जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव ही बना रहेगा। दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम लोग अपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का 10th पार्ट शुरू करते हैं, 10वां भाग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 1 से पार्ट 10 तक के सेशन को कवर किया है। ठीक है, तो आप में से किसी का यदि कोई भी पार्ट छूट गया हो तो प्लीज़ आप उसको जाके जरूर से देखिएगा और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के सारे वीडियोज आप सीक्वेंस में देखते आएंगे। ठीक है, सो दैट कि आगे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आगे जब भी कभी हम लोग बढ़ते रहते हैं, जब भी कभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं जिसमें इसके पहले के पुराने कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे यदि कोई बच्चा, यदि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा हो तो उसको वहाँ पे वैसे क्वेश्चंस में समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आपको यदि ये परेशानी नहीं झेली है तो आप इसको पूरी सीरीज़ में देखिए, और यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को आपको ठीक करना ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न सिर्फ आपके कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, बल्कि क्लोज टेस्ट में भी आपको इसका प्रयोग देखने को मिलता है। कई बार जब आप रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात इस कॉन्सेप्ट का, इस टॉपिक का जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, उसका यूज़ करके आपको रीअरेंजमेंट बनाने में भी सुविधा होती है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। और अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो सेशन। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के 11th पार्ट को। ठीक है, तो अब आ जाइए, आज का हमारा पहला रूल क्या है, आइए इस रूल को हम लोग देखना यहाँ पे शुरू करते हैं। पेयर्स ऑफ नाउन। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अक्सर जोड़े में पाए जाते हैं। अक्सर कैसे पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। और अक्सर नहीं, ये हमेशा और हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। ये कभी भी बिना जोड़े के नहीं होते, ये कभी भी बिना पेयर के नहीं होते। जैसे जूता हम लोग पहनते हैं, याद कीजिए, हम लोग चश्मा पहनते हैं, आप सामने इस वीडियो में ही देख पा रहे हैं कि हम चश्मा पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ये जो एस्पेक्ट्स है, ये जो चश्मा हम पहने हैं, इस चश्मे के देखिए कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है, एक राइट आई, एक लेफ्ट आई। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सॉक्स पहनते हैं, हम लोग पैंट्स का यूज़ करते हैं, पैंट का नहीं, पैंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से टोंग्स का यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग बाइनोकुलर्स का यूज़ करते हैं, गूगल्स का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आइए इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको हम यहाँ पे आपको समझाना शुरू करते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले क्वेश्चन कैसे कैसे मिलता है। जैसे पेयर ऑफ नाउन में जो सबसे बढ़िया और सबसे साधारण एग्जाम्पल है वो है शूज़ का। देखिए, शूज़ का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, शूज़ आर ब्लैक, शूज़ आर ब्लैक। ठीक है, अब फिर हम लिखते हैं अ पेयर ऑफ शूज़। आप इसको ध्यान से देखते रहिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ ब्लैक, अ पेयर ऑफ शूज इज ब्लैक। अगला लिखते हैं सम पेयर्स ऑफ शूज आर ब्लैक। ध्यान से देखिए, इसमें ब्लैक से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें इसमें सीखना क्या है, कहाँ पर है और कैसे है, आइए इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करें। ये देखिए, ये क्या है? शूज़ है। ठीक है, ये क्या है? शूज़ है। ये क्या है? शूज़ है। ठीक है, तीनों ही सेंटेंसेस में देखिए आपको शूज़ ही देखने को मिल रहा है। अब शूज़ में कहीं कोई परिवर्तन तीनों सेंटेंस में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब चेंज आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो इस वर्ब वाले पार्ट में। ये वर्ब है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा वर्ब है। मतलब ये कि इनके साथ कभी आपको वर्ब दिखाई दे रहा है सिंगुलर, कभी आपको वर्ब दिखाई दे रहा है प्लूरल। तो ये क्या हो रहा है, जरा इसको हम कैसे समझें कि कभी ये सिंगुलर होगा, कभी ये प्लूरल होगा, आखिर ये हो क्या रहा है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करें। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए,
ये जितने भी पेयर ऑफ शूज़ हैं या जितने भी पेयर ऑफ नाउन्स होते हैं, जितने भी ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं, बिना जोड़े के ये एग्जिस्ट नहीं करते। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके डेफिनेशन को आप ठीक तरीके से समझिए। ऐसा कोई भी नाउन जिनके दो पार्ट होते, कितने पार्ट होते हैं, जिनके दो पार्ट होते हैं। ऐसा कोई भी नाउन जिनके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, और दोनों ही पार्ट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक से समझिएगा डेफिनेशन को। ऐसा कोई भी नाउन जिनके दो पार्ट होते हैं, दोनों ही पार्ट सेम होते हैं और एक ही चीज़ के बने होते हैं। दोनों पार्ट सेम हो, सेम कैसे हो, दिखने में, आकार में, प्रकार में, रूप में, रंग में, और दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे सभी नाउन्स को हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ नाउन्स। ऐसे सभी नाउन्स हमेशा और हमेशा प्लूरल होंगे। ऐसे सभी नाउन्स हमेशा और हमेशा प्लूरल होंगे, और ऐसे सभी नाउन्स में हमेशा और हमेशा एस लगा रहेगा, हमेशा और हमेशा एस लगा रहेगा, और इनके साथ वर्ब का प्रयोग भी होगा प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल होगा। फिर से, ऐसे नाउन जिनके दो पार्ट होते हैं, ऐसे नाउन जिनके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दोनों सेम हो। कैसे सेम हो, दिखने में, आकार में, प्रकार में, रूप में, रंग में, डिजाइन में। ठीक है, और एक ही मटेरियल के बने हो, एक ही मटेरियल के बने हो। ठीक है, ऐसे सारे के सारे नाउन हमेशा और हमेशा रहेंगे प्लूरल। कैसे रहेंगे, प्लूरल। इनके लास्ट में हमेशा एस लगा रहता है, इनके लास्ट में हमेशा एस लगा रहता है। इनका एस कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, और इसके साथ सामान्य तौर पे हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान चश्मा पहनता हो, तो आप ज़रा देखिए, ये मान लीजिए गांधी जी वाला चश्मा है। ठीक है, तो चश्मे का दो पार्ट होता है ऐसे। ठीक है, और दोनों ही पार्ट देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है, अब दोनों चश्मा कैसा होगा, अगर एक होगा सर्कल टाइप का, सर्कुलर होगा, तो दूसरा भी सर्कुलर होगा। ठीक है, एक ब्लैक होगा तो दूसरा भी ब्लैक होगा, कि दूसरा दूसरे कलर का होगा, नहीं होगा। एक यदि फाइबर का बना होगा तो दूसरा भी फाइबर, एक यदि ग्लास का होगा तो दूसरा भी ग्लास होगा। हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी नाउन जिसके दो पार्ट होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं और एक ही मटेरियल के बने होते हैं, ऐसे सारे के सारे नाउन हमेशा और हमेशा होते हैं प्लूरल। कैसे होते हैं, हमेशा और हमेशा होते हैं ये प्लूरल। और सामान्य तौर पे इनके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब भी यूज़ करते हैं प्लूरल, और इनके लास्ट में हमेशा एस लगा रहता है। आप इसका एस हटा नहीं सकते, आप इसका एस हटा नहीं सकते। आप यदि इसका एस हटा देंगे तो वो एरर का पार्ट बनेगा। तो दो जगहों पे एरर मिलेगा, या तो नाउन में एस जो लगा होता है उसको कभी कभी हटा दिया जाता है, कभी कभी रेयर केस में। ठीक है, तो कभी कभी उसको हटा दिया जाता है। जैसे बाइनोकुलर एक वर्ड है जिसमें हमेशा एस लगा रहता है। अब बाइनोकुलर क्या होता है, जैसे आप पुराने ज़माने के हिंदी मूवीज़ को देखेंगे तो उसमें देखेंगे हीरो या विलन, ठीक है, या हीरोइन, ये लोग अलग अलग टाइम में एक दूसरे को देखने के लिए एक छोटे से बाइनोकुलर का, एक छोटे से यंत्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग बाइनोकुलर। ठीक है, चलिए, उसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दोनों आँख के लिए अलग अलग होता है, दोनों में लेंस लगा होता है, और जो लेंस होगा उसका शेप एंड साइज़ सब एक समान होगा और एक ही मटेरियल का बना होगा। ठीक है, चलिए अब सीखें। तो यदि इसके साथ सामान्य तौर पे हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं तब तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सही हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, सही हो गया। तो सर यहाँ पे फिर इज़ कैसे आ गया, ये नहीं समझ में। और यहाँ पे यदि इज़ आ गया तो फिर यहाँ पे आर कैसे आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे आसान सा एग्जाम्पल ये सूजी है। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। ऐसा कोई भी नाउन जो पेयर वाला नाउन होता है, जिसका डेफिनेशन अभी अभी हमने आपको दिया, ऐसा कोई भी नाउन हो यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ लगा हो। क्या लगा हो, अ पेयर ऑफ का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अ पेयर ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो इनके साथ यहाँ जो वर्ब यूज़ करेंगे, ये वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग सिंगुलर। कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर। दूसरी बात समझिए, यदि यहाँ पे पेयर के स्थान पे पेयर्स लिखा हुआ हो, यानी कि यहाँ पे पेयर्स ऑफ का प्रयोग किया गया हो, यानी कि ये जो भी पेयर ऑफ नाउन है इसके पहले इस पेयर्स वर्ड का प्रयोग किया गया हो, तो यदि यहाँ पे पेयर्स वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो फिर इस नाउन के बाद यहाँ जो वर्ब यूज़ करेंगे ये वर्ब होगा प्लूरल। कैसा होगा,
ये वर्ब होगा प्लूरल, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो शूज़ है, ये जो शूज़ वर्ड है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। डाउट क्लियर हो गया होगा। यही रीज़न है कि आइए इस पिछले क्वेश्चन में हम आपको दिखाएं। यहाँ देखिए शूज़ लिखा हुआ था, शूज़ के पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, पेयर लिखा है, पेयर लिखा है इसलिए यहाँ पे इज़ है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पेयर्स लिखा है, यहाँ पेयर्स लिखा है इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इन कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अ पेयर ऑफ शूज़। देखिए शूज़ है, ये शूज़ है, शूज़ के पहले क्या लग गया, ये पेयर लग गया। अब पेयर कैसा है, सिंगुलर है, पेयर में सीस नहीं लगा है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। आइए चेक करें हम लोग, सिंगुलर वर्ब ये भी है और ये भी है। अब ये देखिए ये क्या है, ये है बिन लगा हुआ है। ठीक है, तो बिन लगा हुआ है और ये क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इस एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, इस एम आर के साथ बिन का प्रयोग भी नहीं होता है। एक ही वर्ब है सिंगुलर में जिसके साथ बिन का प्रयोग होता है, हैज़ है प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात ये सेंटेंस जा रहा है पैसिव में। किस में जा रहा है, ये जा रहा है पैसिव में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, गॉगल्स। अभी देखिए ये गॉगल्स, ठीक है, जैसे एस्पेक्ट्स था स्पेक्टिकल्स, इन द सेम वे ये जो गॉगल्स है ये है। ठीक है, अभी देखिए गॉगल्स के लास्ट में इस लगा है, अर्थात ये सही है। अब गॉगल्स के साथ देखिए यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया, वर्ब कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कैसा है, करेक्ट है। अर्थात इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बनेगा नो एरर। हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में, देखें माय सिस्टर गेव मी अ पेयर। देखिए अ पेयर का प्रयोग किया गया बाइनोकुलर, तो बाइनोकुलर होता ही नहीं है भाई। आप ऐसे जितने भी पेयर वाले नाउन होते हैं इसका एस एस कभी भी हटा नहीं सकते। देखिए बाइनोकुलर में एस हटा हुआ है, यहाँ पे क्या करना होगा, एस हम लोगों को लगाना होगा, बाइनोकुलर्स लिखना होगा। ऑन माई बर्थडे, अब देखिए बाइनोकुलर्स के आगे कोई वर्ब है भी नहीं है, तो फिलहाल किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। कहाँ पे एरर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ें, हर स्पेक्टेकल्स। अब ये देखिए स्पेक्टेकल्स आ गया। स्पेक्टेकल्स कैसा है भाई, देखिए इसमें इस लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हिज हर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि पेयर होता या पेयर्स होता तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करता है। हिज हर से, माई से, योर से, आर से वर्ब चेंज नहीं करेगा, तो वर्ब अब सीधा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये है प्लूरल वर्ब, कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, तो प्लूरल वर्ब ढूंढिए, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, तीनों कैंसल, आंसर हो गया हमारा आर। ठीक है, आंसर हो गया आर। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए बाइनोकुलर्स, यहाँ देखिए बाइनोकुलर में एस लगा हुआ है, यहाँ पे बाइनोकुलर में एस लगा हुआ है, तो बाइनोकुलर्स वाला पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। अब इसके साथ वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल, जबकि वर्ब दिया हुआ है सिंगुलर, तो इसी पार्ट में एरर हो गया। तो हमारा आंसर कहाँ बनेगा, इस फर्स्ट पार्ट में, ए वाले पार्ट में एरर है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से। अब देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट है लिटिल और फ्यू का, किसका, लिटिल और फ्यू का। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोगों को आगे चल के डिटेल में पढ़ना है एडजेक्टिव में। लिटिल और फ्यू का पूरा डिटेल प्रयोग पढ़ना है हम लोगों को, कहाँ पे, एडजेक्टिव में। फिलहाल यहाँ पे आइए देखें हम लोग, सबसे पहले हम आपको बताएं कि लिटिल और फ्यू को लिखते कितने टाइप से हैं। तो देखिए सबसे पहले ये लिटिल हम आपको समझाते चले, इसको कहते हैं लिटिल फैमिली, लिटिल और लिटिल, और फिर होता है द लिटिल। क्या होता है, द लिटिल। ठीक है, ये तीन होते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसी प्रकार से आप देखेंगे फ्यू के साथ भी होता है फ्यू, फिर अ फ्यू, और फिर होता है द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे कि ये जो लिटिल है इसका कॉम्पैरेटिव भी बनता है, तो लिटिल का कॉम्पैरेटिव होता है लेस। क्या होता है, लेस होता है। बट आपके एग्जाम में अभी वो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतने से आपका काम चल जाता है। अब आइए इसके बारे में हम लोग सीखना शुरू करें कि आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं भाई।
हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा लिटिल फैमिली है, इसको हम लोग कहते हैं लिटिल फैमिली। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं लिटिल फैमिली। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं लिटिल फैमिली। ठीक है, बात को ठीक से समझिएगा। लिटिल फैमिली का मतलब है लिटिल से बने हुए सारे वर्ड्स, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। फ्यू फैमिली का ये है हमारा फ्यू फैमिली, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट हो गया हमारा। फ्यू फैमिली का मतलब है फ्यू अ फ्यू द फ्यू, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। ठीक है, अब इसके आगे सीखें। देखिए, ये जो लिटिल फैमिली है ये क्या है? ये लिटिल फैमिली है। ये लिटिल फैमिली का प्रयोग हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के रेफरेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो फ्यू फैमिली है, ये जो हमारा फ्यू फैमिली है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो फ्यू फैमिली का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल फैमिली का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल तो हम आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में शुरू से बताते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो लिटिल फैमिली है, क्या है? ये जो लिटिल फैमिली है, लिटिल फैमिली के बाद आने वाला नाउन और वर्ब सब का सब लिखा जाता है सिंगुलर। कैसा लिखा जाता है? इन सभी को हम लोग लिखते हैं सिंगुलर। कैसा लिखते हैं? सिंगुलर लिखते हैं। ठीक है, इन द सेम वे ये जो हमारा फ्यू फैमिली है, कौन सा फैमिली है? फ्यू फैमिली है। तो फ्यू के बाद आने वाला नाउन और वर्ब, फ्यू यानी कि फ्यू फैमिली है, ना कि फ्यू वर्ड है। ठीक है, ये फ्यू फैमिली और ये लिटिल फैमिली। ठीक है, तो फ्यू फैमिली और लिटिल फैमिली। तो फ्यू फैमिली के बाद जो भी नाउन या वर्ब लिखा जाएगा सब का सब लिखा जाता है प्लूरल। कैसा लिखा जाता है? प्लूरल। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है, इतने ही से हम लोगों के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्यू कैंडिडेट्स। ये देखिए फ्यू दिखाई दे दिया। क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है फ्यू। क्या दिख रहा है? फ्यू दिख रहा है। तो फ्यू के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल। तो कैंडिडेट तो प्लूरल है। ठीक, अब ये क्या है हमारा? ये वर्ब है। वर्ब भी कैसा होता है? फ्यू फैमिली के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों का दोनों कैसा होता है? तो दोनों का दोनों होता है प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो इस इज के स्थान पे हम लोग क्या कर दें? यहाँ पे हम लोग कर देंगे आर को। इज के स्थान पे क्या करेंगे? आर को लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं।